त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षी अमामृतात्। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का क्लास में। स्टार्ट करते हैं। आज हम फॉरवर्ड बेंडिंग के आसन देखेंगे। फॉरवर्ड बेंडिंग के आसन, बैलेंसिंग और ट्विस्टिंग, ठीक है। टोटल 5 तरह के आसन है, तो उनको हम कंसिडर करके चीजों को समझेंगे, कैसे फॉरवर्ड बेंडिंग के आसन बेनिफिट्स पहुंचाते हैं, ठीक है। देखिए, जो फॉरवर्ड बेंडिंग के आसन है उसमें मेजर तरीके से क्या होता है कि चेस्ट का कंप्रेशन होता है, हमें एक्सेल करना पड़ता है, बॉडी रिलैक्सेशन पोस्चर पे ज्यादा होता है। फॉरवर्ड बेंडिंग में लेक ऑफ एनर्जी की हमें ज्यादा एनर्जी की यूज नहीं होता, ठीक है। और स्पाइनल मसल जो है वो रिलीज होते हैं, उसकी जो बैक मसल्स है, ज्यादातर फॉरवर्ड बेंडिंग में बैक मसल्स की एक्सरसाइज होती है, और बैक मसल लूजअप होता है और हमारे हेल्थ को और वाइटलिटी को इंक्रीज करता है। एक्चुअली देखा जाए तो इसमें स्पाइनल जो स्पाइन की स्टेट होती है, वो पोजीशन, वो प्राइमरी कर्व जैसा होता है। प्राइमरी कर्व मतलब मैंने क्या बताया था आपको, दो तरह का कर्व होता है। जब छोटे बच्चे होते हैं तो हमारा जो सी शेप का होता है स्पाइन का स्ट्रक्चर, ठीक है, उसे प्राइमरी कर्व कहा जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारा जो स्पाइन का जो कर्व है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एस शेप में, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप डायग्राम से, चीजों को हमने तो अच्छे से बायोमैकेनिक्स ऑफ योगा में समझ रखा है, जान रखा है, ठीक है। फॉरवर्ड बेंडिंग के आसन, फॉरवर्ड बेंडिंग के आसन ऐसे आसन होते हैं जो हमारे पूरे वर्टिब्रा को, ठीक है, फॉरवर्ड बेंडिंग में हर एक वर्टिब्रा आपस में, मतलब एक तरीके से उसमें जो डिस्क होती है उसकी स्ट्रेचिंग हो जाती है, हमारे नर्व्स को स्ट्रेच करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है स्पाइन के चारों ओर, ठीक है। इस तरह से स्पाइनल कॉर्ड को प्रॉपर तरीके से नरिशमेंट मिलती है ब्लड सप्लाई के थ्रू, ठीक है। ब्लड क्या करता है, हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, डिटॉक्सिफाई करता है और ऑक्सीजन सप्लाई करता है, ठीक है। ये मेजर फंक्शन है इसका। और जो हमारे ब्रेन को है उसमें भी ब्लड फ्लो होगा फॉरवर्ड बेंडिंग में। हमारी क्या करता है जो फॉरवर्ड बेंडिंग का आसन है, कंप्रेशन, अब्डोमिनल ऑर्गन्स को कंप्रेस करता है, मसाज करता है, जैसे लीवर, किडनी, पेनक्रियाज, इंटेस्टाइन, जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं हमारे टॉर्सल रीजन में, उनको मसाज देता है, कंप्रेस करता है। फॉरवर्ड बेंडिंग जैसे पादहस्तासन जैसे आसन है, उसमें लेग के मसल्स हैं और टेंडन है बहुत ज्यादा स्ट्रेच होते हैं। कौन कौन सा मसल्स होगा पादहस्तासन में, हमारे गैस्ट्रोनिमस मसल्स हैं और हमारे जो ग्लूटियस मसल्स हैं, हमारे हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं, ये सारे क्या होते हैं, अच्छे से कंप्रेस होते हैं, है ना? ये फायदा है हमारा ये फॉरवर्ड बेंडिंग के आसन करने से। और गैस्ट्रोनिमस मसल्स जैसा जिस तरह से नाम है, गैस्ट्रो वर्ड किससे रिलेटेड होता है, हमारे जीआईटी ट्रैक्ट से। तो गैस्ट्रोनिमल मसल्स का अगर हम एक्टिवेट करें, मसाज करें या फिर उसकी स्ट्रेचिंग करें, तो हमारा जीआईटी ट्रैक्ट, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो अच्छा रहता है। तो फॉरवर्ड बेंडिंग का सबसे ज्यादा फायदा किसमें होगा, जैसे हम पश्चिमोत्तान आसन कर रहे हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग में कौन कौन से आसन आते हैं, पादहस्तासन, पश्चिमोत्तानासन, जानुशिरासन, ये सारे पोस्चर्स फॉरवर्ड बेंडिंग के आसन में कहलाते हैं, ठीक है। विपरीत ये सारे फॉरवर्ड बेंडिंग के आसन है, जो हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को, बैक मसल्स को और स्पाइन को मसाज करता है, ब्लड सप्लाई कराता है। डायग्राम से देख सकते हैं आप, काफ मसल्स जिसका साइंटिफिक नेम गैस्ट्रोनिमस है, और साइड में सोलस मसल्स होती है, और एक्िलस टेंडन, एक्िलस टेंडन क्या होता है, जो हमारे पीछे पैर की एड़ी के जस्ट ऊपर में होता है, इसे एक्िलस टेंडन कहते हैं। आपके एक्सटर्नल एग्जामिनर ने भी कहा, बताया था आपको कि जिस किसी को पहले पुराने जमाने में पनिशमेंट दी जाती थी, तो ये टेंडन मसल्स को, लिगामेंट को कट कर दिया जाता था, ताकि वो अच्छे से चल ना पाए, पनिशमेंट के रूप में। फॉरवर्ड बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग में एक चीज ध्यान रखना है कि जो हमारे हिप है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूवमेंट करता है, मूवमेंट्स प्रोवाइड करता है, और एक स्ट्रॉन्गर प्रेशर क्रिएट करता है हमारे एब्डोमेन में, स्ट्रॉन्गर प्रेशर अगेंस्ट द एब्डोमेन। और सबसे अच्छी खास बात ये है कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें एसिमिलेशन प्रोसेस अच्छे से हो जाता है। एसिमिलेशन क्या है, और कॉन्स्टिपेशन को भी ठीक करता है। एनीबॉडी?
5 स्टेप्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, 5 स्टेप मेजर स्टेप्स हैं, उनमें से एसिमिलेशन एक है। एसिमिलेशन सर मूवमेंट ऑफ दी, मतलब जो भी मतलब वेस्ट बचता है उसका मूवमेंट होकर नीचे की तरफ नहीं आउट। वो नहीं है, एसिमिलेशन वो नहीं है, उसे ईगेशन कहते हैं। आउटसाइड की ओर जाना, एनस से बाहर निकलना, ईगेशन कहते हैं। एनीबॉडी? मिक्सचर होना सर उनका आपस में। नहीं 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 नहीं। सोमदीप बताओ, सोमदीप नहीं है आज क्लास में। सर जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है उसको शायद। नहीं देखिए, 5 स्टेप से मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। पहला स्टेप क्या, ईगेशन। क्या फूड क्या क्या करते हैं हम, लेते हैं माउथ से, इंटर करवाते हैं, बॉडी के अंदर करवाते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, ईगेशन। आई से स्टार्ट होता है, ठीक है, ईगेशन कहते हैं, बॉडी के अंदर ले लिया, ठीक है। दूसरा प्रोसेस है फिर आपको मिक्सिंग, बॉडी में क्या होता है, मिक्सिंग या डाइजेशन कह सकते हैं, ठीक है। उस डाइजेशन में क्या होता है, केमिकल डाइजेशन है, मैकेनिकल डाइजेशन है। केमिकल डाइजेशन, मैकेनिकल में क्या होता है, दांतों से चबाते हैं, मिक्सिंग प्रोसेस है ये। केमिकल डाइजेशन में एंजाइम्स उसकी वजह से उसको मिक्स करते हैं। दूसरा क्या है, तीसरा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या हो गया कि जो भी हमने डाइजेशन किया, जैसे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ, प्रोटीन का हुआ, फैट का हुआ, इन तीनों को क्या होगा, डाइजेशन से छोटे डाइजेशन को बॉडी में एब्जॉर्ब करना है, ब्लड के थ्रू, ब्लड वेसल्स जो है और लिम्फ के थ्रू बॉडी में इंटर करेंगी। ये जो प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में ब्लड के थ्रू और पूरा टिश्यू और सेल्स के पास पहुंच जाएंगे। किसके थ्रू, एब्जॉर्प्शन के थ्रू। तीसरा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है, यूटिलाइजेशन। जो हमारा ये कार्बोहाइड्रेट है, मिनरल्स है, विटामिन है, इसका हम एनर्जी के फॉर्म में यूज कर रहे हैं, एसिमिलेशन प्रोसेस, ठीक है, एसिमिलेशन। और फिर लास्ट के जो प्रोसेस है उसको क्या है, ईगेशन, ई से स्टार्ट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एनस से बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। इस प्रोसेस को इस तरह से 5 स्टेप्स है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन होता है प्रोसेस में। और फॉरवर्ड बेंडिंग से क्या होता है कि हमारे जो स्टिमुलेशन है, sympathetic, they tend to quit rather than stimulate the sympathetic limb of autonomic nervous system. फॉरवर्ड बेंडिंग से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें, ठीक है। सूर्यभेदी प्राणायाम से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम? सिंपैथेटिक सर। सिंपैथेटिक एक्टिवेट होगा। और सूर्यभेदी प्राणायाम ऐसे डिजीज में कराते हैं जिसमें शीतलता ज्यादा होती है, ठंडापन होता है, लो एनर्जी, लैक ऑफ एनर्जी होती है, उसमें सूर्यभेदी प्राणायाम करवाते हैं, है ना। तो ये फॉरवर्ड बेंडिंग के दौरान बेंड करने के अलग अलग टेक्निक्स हैं, हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, नॉर्मल लंबर हिप फ्लेक्शन है, फ्लेक्शन। फिर दूसरा तरीका है कि लिमिटेड है, ज्यादा कर नहीं सकता, तो ये है फ्लेक्सिबिलिटी पे 3 आधार पर डिवाइड किया गया, ठीक है। तो ये स्लाइड कोई नॉर्मल, फर्स्ट जो ऑप्शन शो कर रहा है वो नॉर्मल हेल्दी पर्सन है, सेकंड जो है थोड़ा सा स्लाइट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी है, और जो सी है उसमें एक्सेसिव हिप फ्लेक्शन रोक रहा है, ठीक है, तो पेन। तो ये जब हम pelvic tilt की बात की जाए तो हमारे सिटिंग पोजीशन में, स्टैंडिंग पोजीशन में जो हमारा लंबर स्पाइन का स्ट्रक्चर है वो चेंज होता है। फॉरवर्ड बेंडिंग के दौरान अलग है, न्यूट्रल कंडीशन में अलग है। न्यूट्रल कंडीशन में आप देख सकते हैं फिगर 2A, और जब हम फॉरवर्ड बेंड करते हैं, फ्लेक्शन करते हैं, तो फॉरवर्ड की मूवमेंट ये मसल्स करती है। मैं एनोटेटर से दिखाना चाहिए, एनोटेटर स्पॉटलाइट, ये। तो ये देखिए फॉरवर्ड मूवमेंट्स के दौरान जो हमारा स्पाइन है वो फॉरवर्ड की ओर बेंड करता है। 45 अलग अलग फ्लेक्शन एक्सटेंशन कैपेसिटी हो सकती है हमारी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए, लंबर एंड लैम्बो सैक्रल फॉरवर्ड बेंडिंग। लंबर सैक्रल फॉरवर्ड बेंडिंग मतलब क्या है कि फॉरवर्ड बेंडिंग हम कितना एंगल से कर सकते हैं, लंबर रीजन से, लंबर और सैक्रम रीजन से, ठीक है, इसकी बात की जा रही है। और इसमें भी अलग अलग पूरे स्पाइन की देखा जाए तो हर एक की अपनी अपनी अलग अलग फ्लेक्सिबिलिटी लिमिट है। नॉर्मल हेल्दी पर्सन के लिए हर एक के लिए अलग अलग लिमिट है, उस लिमिट को हमें समझना होगा, ठीक है।
लंबर लंबोसेक्युलर समझे तो फर्स्ट देखा जाए फॉरवर्ड बेंडिंग इन द स्पाइन फ्रॉम thoracic 1 and below takes place in the 6th intervertebral disc in the lumbar area between 12 thoracic vertebra, and the sacrum up is 90 degree. sacrum में 90 डिग्री होगा. T1 से T12 तक जो 6 intervertebral है उसमें थोड़ा सा फॉरवर्ड बेंडिंग सबसे ज्यादा होती है. ठीक है, और सैक्रम रीजन में 90 डिग्री फॉरवर्ड बेंडिंग हो सकती है. और फॉरवर्ड बेंडिंग की बात की जाए तो 30 से 80 डिग्री तो मोर कॉमन है कि हर व्यक्ति कर सकता है फॉरवर्ड बेंडिंग. ठीक है, पश्चिमोत्तानासन की बात की जाए, एग्जांपल आसन की एग्जांपल लेके बात की जाए तो हिप में 25 डिग्री हिप फ्लेक्शन है और 40 डिग्री लंबर फ्लेक्शन है. ठीक है, अब देखते हैं जो स्पाइनल स्ट्रक्चर, स्पाइन का सेगमेंट है, एक यूनिट, इसको क्या कहते हैं, एक यूनिट. ठीक है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क के बीच में, दो वर्टिब्रा के बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क है. और तो इस तरह से जो स्पाइनल, जब हम फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं तो ये स्पाइन के बीच जो वर्टिब्रा है, जो कार्टिलेजियस टिश्यू का बना है, तो इन दोनों के बीच एक्सपांशन, फ्लेक्शन, कॉन्ट्रैक्शन होता है. ठीक है, अब देखते हैं कि फॉरवर्ड बेंडिंग का अलग क्या और तीसरा फायदा है. अब बेंडिंग फॉरवर्ड लंबर फ्लेक्शन 40 डिग्री हो सकता है, फॉलोड बाय एंटीरियर टिल्टिंग. जो पेल्विस का हिप का जॉइंट है वो एंटीरियर साइड 70 डिग्री टिल्ट कर सकता है. फिर से रिपीट समझिए, फॉरवर्ड बेंडिंग में ये सब बायोमैकेनिक्स का पार्ट है, रिवीजन हो रहा है आपका. लंबर फ्लेक्शन में क्या हुआ कि 40 डिग्री हो सकता है लंबर का फ्लेक्शन, और एंटीरियर टिल्टिंग पेल्विस में हिप जॉइंट का 70 डिग्री एंटीरियर टिल्ट. ठीक है, रिटर्न टू इरेक्ट, जब हम स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं तो हमारा पोस्टीरियर टिल्टिंग होती है. इसको इन एक और नोटेशन एंड काउंटर नोटेशन कहते हैं. ठीक है, आप लोग इंटरनेट में सर्च कीजिएगा नोटेशन एंड काउंटर नोटेशन, दो प्रोसेस है टिल्टिंग के प्रोसेस को, नोटेशन एंड काउंटर नोटेशन. ठीक है, हिप रीजन में होता है. रिटर्न टू इरेक्ट पोस्टीरियर टिल्टिंग एट पेल्विस एट हिप्स फॉलोड बाय एक्सटेंशन ऑफ लंबर स्पाइन. जब हम फॉरवर्ड बेंड करते हैं तो लंबर का एक्सटेंशन होता है. ठीक है, बैक साइड से, और फ्रंट साइड से फ्लेक्शन होगा. ठीक है, इस बात का हमें ध्यान रखना. बैक क्या होगा, एक्सटेंशन, फॉरवर्ड फ्लेक्शन. टाइप्स ऑफ फॉरवर्ड बेंडिंग, अब अलग अलग एंगल से करेंगे तो अलग अलग बेंडिंग का प्रोसेस होगा. अगर हिप जॉइंट्स पे देखते हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग एट हिप जॉइंट, 180 डिग्री ऑफ फ्लेक्शन एट द हिप जॉइंट एंड 60 डिग्री ऑफ फ्लेक्शन इन द बैक. ठीक है, मतलब क्या हुआ कि हम जो हमारा हिप रीजन है वहां पे जो फ्लैक्शन की कैपेसिटी है वो 120 डिग्री हो सकती है, और 60 डिग्री जब हम बैक बेंडिंग करेंगे, बैक साइड से देखेंगे तो 60 डिग्री होगा. मतलब जैसे हम फॉरवर्ड बेंड करवा रहे हैं तो पीछे से देखा जाए तो स्पाइन से पीछे बैक साइड से वो एक्सटेंशन है और फ्रंट साइड से फ्लैक्शन है. ठीक है, तो इस तरह से यहाँ बात की जा रही है. फॉरवर्ड बेंडिंग एट द एंकल्स एंड फिट, कहाँ फॉरवर्ड बेंडिंग हो सकती है, एंकल के भी और फिट के भी. ठीक है, दोनों के बीच में फॉरवर्ड बेंडिंग हो सकती है. उसका क्या नाम है, पाद नमन आसन. ठीक है, फॉरवर्ड बेंडिंग एट नेक और चेस्ट, बिल्कुल नेक और चेस्ट रीजन में फॉरवर्ड बेंडिंग होती है. तो ये डिफरेंट एंगल है. ग्रीवा संचलन में अलग अलग डिग्री से हम मूवमेंट्स करा सकते हैं. जब साइड बेंडिंग करते हैं उसमें फ्लेक्शन एक्सटेंशन है. ठीक है, बायोमैकेनिक्स का पार्ट है. क्लिनिकल क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, किनको फॉरवर्ड बेंडिंग से बचना चाहिए. डोंट प्रैक्टिस एनी फॉरवर्ड आसन इफ पर्सन हैव एक्यूट बैक पेन. किन्हीं को कमर दर्द से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे क्या हो सकता है, बैक पेन से रिलेटेड, स्पॉन्डिलाइटिस से. ठीक है, चाहे सर्वाइकल का हो चाहे लंबर का हो, इसमें अवॉइड करना हमें फॉरवर्ड बेंडिंग से. ठीक है, ये खास बात है, बैक पेन वालों को ध्यान रखना है. और किनको ध्यान रखना है, जिनका हाई बीपी पे है, हाई ब्लड प्रेशर वाले को फॉरवर्ड बेंडिंग करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते. ठीक है, फॉरवर्ड बेंडिंग स्लाइड कराएंगे जिनको हाइपरटेंशन की पेशेंट दिक्कत. जिनको लो बीपी है उनके लिए फायदेमंद हो जाएगा यही चीज प्रैक्टिस. ठीक है, हमें इसका ध्यान रखना है. यहाँ से किन्हीं का प्रश्न है तो पूछिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं टेस्टिंग आसन की तरफ. ट्विस्टिंग आसन को देखा जाए ध्यान से तो एक तरह का पावेट जॉइंट, हमने क्या देखा था, पावेट जॉइंट.
ट्विस्ट करने वाला प्रैक्टिस है। ठीक है, इसके कई नाम हो सकते हैं। ट्विस्टिंग आसन, तो ट्विस्टिंग आसन कौन कौन से आते हैं आपके? मतस्येंद्र आसन, त्रिकोणासन, कटी चक्रासन, वक्रासन, तिर्यक भुजंगासन, शुद्ध उद्राकर्षण, ये सारे क्या है? ट्विस्टिंग के आसन। तो ये प्रैक्टिसेस का कैसे हमारे बॉडी पे इफेक्ट करता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, इसका फिजियोलॉजी क्या है, उसको देखते हैं। तो जिसमें टॉर्क फोर्स लगता है, इसमें ज्यादा क्या क्या लगता है? टॉर्क। ठीक है, बायोमैकेनिक्स के हिसाब से। ट्विस्टिंग, देखिए ट्विस्टिंग जितने भी आसन है ये हमारे स्पाइन को और जो हमारे टॉर्सल रीजन है, ट्रंक रीजन है, उनको क्या करता है? ट्विस्ट करता है, मैक्सिमम ट्विस्टिंग करवाता है और हमारे स्पाइनल कॉलम को फ्लेक्सिबल और स्पाइनल नर्व्स को स्टिमुलेट करता है। जैसे हम मतस्येंद्र आसन करेंगे, इसमें क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, हम ध्यान से देखें तो हमारे स्पाइन को ये ट्विस्ट कराता है। स्पाइन के ट्विस्ट करने से हमारे इंटरनल ऑर्गन है, लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन सभी को क्या करेगा? एक अच्छे तरीके से मसाज देगा। ठीक है, फ्लेक्सिबल बनाएगा। More strong influence on the abdominal muscles, alternately stretching and compressing them as body twist from one direction to other. Stretch spines and losing vertebra. ये क्या करता है? हमारे पूरे स्पाइन की स्ट्रेचिंग करता है अच्छे तरीके से, abdominal muscles को स्ट्रेच करता है, कंप्रेस करता है। स्ट्रेचिंग, एक साइड स्ट्रेच होता है तो दूसरी साइड कंप्रेस होता है। एंड बॉडी ट्विस्ट फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अदर। हम जैसे ट्विस्टिंग आसन में क्या खास बात होती है, अगर हम लेफ्ट साइड करते हैं तो राइट साइड भी करते हैं। ठीक है, लेफ्ट राइट दोनों होता है और हमारे स्पाइन और प्रत्येक वर्टिब्रा को अच्छे से लूज करता है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है ट्विस्टिंग आसन। देखिए, अब जब इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि जब हम ये आसन करते हैं अलग अलग, ठीक है, ट्विस्टिंग के आसन, तो ये ट्विस्टिंग के आसन किस तरह से हमारे, देखिए लीवर, स्टमक, ये नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन जब हम ट्विस्ट करते हैं तो जिस तरह से हम कपड़े को निचोड़ते हैं, गीले कपड़े को निचोड़ के उसके पानी को बाहर निकाल देते हैं, ठीक उसी प्रकार जब हम इसको ट्विस्ट करते हैं तो हमारे इसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, एंडोथेलियल सेल एक्टिवेट होते हैं और इसमें जो टॉक्सिक मैटर होते हैं, जब ब्लड सप्लाई अच्छे से होगी तो गैस एक्सचेंज अच्छा होगा, ऑक्सीजन इंटर करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा और उसके साथ साथ जो बाकी के अमो यूरिक एसिड है, यूरिया है, कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह के जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो भी रिमूव होंगे। ठीक है, इस तरह से लीवर, देखिए ध्यान से डायग्राम से, तो ये लीवर है, स्टमक है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्टमक के जस्ट पीछे स्प्लीन होता है और लीवर के साइड में यहाँ पे गोल ब्लैडर होता है। तो इन सारी चीजों का प्रॉपर चला। किडनी को भी अफेक्ट करता है ट्विस्टिंग आसन, हमारी किडनी को भी मसाज देता है, उनकी एक्सरसाइज कराता है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए, ध्यान से देखा जाए तो ब्लड फ्लो बढ़ता है हमारे पैनक्रियाज, किडनी, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, गोल ब्लैडर। ठीक है, तो इन सभी बीमारियों में हमें इनसे रिलेटेड सभी बीमारियों में फायदेमंद होगा। लेकिन किस बात का ध्यान रखना है, देखिए किसी पेशेंट को डाइजेस्टिव सिस्टम से कौन सा डिसऑर्डर है, अगर लूज मोशन है, डायरिया है, तो ऐसे पेशेंट को हम स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज करवा सकते हैं। क्या हम ऐसे पेशेंट्स को ट्विस्टिंग या फिर बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, भुजंगासन, पश्चिमोत्तानासन, फॉरवर्ड बेंडिंग के आसन करवा सकते हैं? एनीवन? नहीं कराना चाहिए। कराना है तो भी बहुत ही हल्के हल्के, जिनको पेशेंट को लूज मोशन है, डायरिया के सिम्टम्स हैं, ऐसे पेशेंट्स को आसन के बजाय हम प्राणायाम ज्यादा करवाना चाहिए। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन बहुत फायदा करे, किसी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है तो उसमें ट्विस्टिंग आसन बहुत फायदा करेगा, बहुत जल्दी उसको रिलीफ मिल सकता है। लेकिन उसे किस तरह का डिसऑर्डर है, ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें उसको लूज मोशन होता है। कौन कौन सा डिसऑर्डर है ऐसा? अल्सरेटिव कोलाइटिस। ठीक है, ऐसी चीजों में और अगर इरिटेबल बॉल सिंड्रोम में भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, उनमें से अगर लूज मोशन वाला टाइप का है तो ऐसे पेशेंट्स को भी इसमें भी प्राणायाम पे फोकस करवाएंगे, आधा घंटा तक प्राणायाम कराएंगे, 1 घंटा तक प्राणायाम कराएंगे तो जल्दी फायदा होगा। जी गगन जी कुछ बताना चाहते हैं, बताइए। सर षटकर्म करवा सकते हैं ऐसे पेशेंट को? बिल्कुल बिल्कुल, षटकर्म करा सकते हैं, षटकर्म से बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है।
अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो उसको संघ प्रक्षालन ना कराएं, ठीक है। संघ प्रक्षालन नहीं करा सकते, जलनेती करवा सकते हैं, कुंजल भी करवा सकते हैं, ठीक है। कुंजल भी इसको देख लेंगे, उसको अल्सरेटिव ब्लीडिंग वाली है और अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो भी नहीं करवाएंगे इसको, ठीक है। इन बातों का ध्यान रखते हैं। वस्त्र धोती भी नहीं करा सकते, सिंपल चीजें करवा सकते हैं उनको, ऐसे पेशेंट्स को, ठीक है। और लेकिन एक और चीज है, जैसे लूज मोशन है, सिंपल सा लूज मोशन है फूड पॉइजनिंग की वजह से, तो ऐसे पेशेंट को आप करवा सकते हैं क्या, ये संघ प्रक्षालन। फूड पॉइजनिंग की वजह से हुआ, इस टाइप से कुछ हुआ है, तो उसको एनिमा भी दिया जाता है नेचुरोपैथी में, और इसमें भी संघ प्रक्षालन आप करा सकते हैं, ठीक है, ताकि पूरे बॉडी को। हाँ, फूड वमन भी पॉइजनिंग, करवा सकते हैं। वोमन भी कर, पॉइजनिंग हाँ, फूड पॉइजनिंग कंडीशन में ये सारे दोनों चीज करवा सकते हैं, लेकिन उनसे अल्सरेटिव कोलाइटिस है, इस टाइप के डिसऑर्डर है तो अवॉइड करेंगे। आसनों से क्या होगा कि लूज मोशन और बढ़ जाता है, स्ट्रेच मसल्स और ज्यादा स्ट्रेच होंगे ना, तो मूवमेंट्स और पेरिस्टालसिस मूवमेंट और बढ़ जाएगा, ठीक है। इस छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है। The organs are compressed during a twist, pushing out blood filled with metabolic byproducts. जो अभी मैंने बात करी कि जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स होते हैं उनको भी और टॉक्सिक से दोनों को भी बाहर निकालता है, रिलीज करता है, और फ्रेश ब्लड फ्लो करवाता है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाता है ना, हमारे बॉडी की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाएगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ाएगा, जो ब्लड में ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करेगा। इस तरह से हम देखते हैं कि जो ट्विस्टिंग आसन है ये हमारे हेल्थ को, स्ट्रेंथ को और लेंथ ऑफ मसल्स को और सॉफ्ट टिश्यू को, स्पाइन को, एब्डोमिनल रिब केस को प्रॉपर तरीके से स्ट्रेंथ करता है, ठीक है। इन चीजों को हमारे हेल्थ के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए फायदेमंद है। अब क्या इसको देखते हैं क्या क्या चेंजेस आते हैं बॉडी में। द एक्सियल कंप्रेशन, एक्सियल मतलब ये ऊपर से नीचे की ओर, एक्सिस पे, ठीक है। तो जैसे कोई हमने हैवी जिम में या फिर ऐसी जगह पे हमने अपनी कैपेसिटी से ज्यादा हैवी वेट उठा लिया, तो क्या होगा, हमारे उसका असर किस पे आ जाएगा, हमारे वर्टिब्रा पे, ठीक है। हमारे वर्टिब्रा क्या कर सकते हैं, फ्रैक्चर हो सकते हैं। तो एक्सियल कंप्रेशन ऑफ स्पाइन एंड अदर स्ट्रक्चर ऑफ टॉर्सो इंप्रूव्स न्यूट्रिशन टू द इंटरवर्टेब्रल डिस्क। ऐसे डिजीज में आप अगर थोड़ा थोड़ा स्लाइट ट्विस्टिंग करते हैं, स्लाइड ट्विस्टिंग करते हैं, तो उसमें भी ब्लड फ्लो अच्छा होगा, ब्लड फ्लो होने से इसमें न्यूट्रिशन अच्छा मिलेगा, तो ये हीलिंग प्रोसेस जो है वो जल्दी आसानी से ठीक हो जाएगा। Squeezes blood out of the internal organs of the abdomen and pelvis, thus improving circulation. Blood circulation spinal region पे बढ़ेगा, और इस प्रोसेस से क्या होगा, यहाँ पे जैसे किसी प्रकार की कंप्रेशन है या फिर किसी प्रकार का फ्रैक्चर है, तो उसमें भी हीलिंग में काम आएगा। ये हल्की हल्की ट्विस्टिंग आसन जैसे कटी चक्रासन है, तिर्यक भुजंगासन है, इन चीजों का अभ्यास ऐसा व्यक्ति कर सकता है। Twisting postures are as essential for complete practice. जितने भी twisting practice ना कर देना कौन है पहले। जी, पूरा से yeah, for this reason twisting postures are essential for complete practice. Twisting posture देखा जाए तो एक complete practice है और हमारे लिए, हम सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद है, ठीक है। और ट्विस्टिंग प्रैक्टिस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारा जैसे हमने उसमें पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट होता है। अखिल जी कहाँ घूम रहे हो? ओम अखिल सर। खेतों में है क्या? हाँ खेतों में ही है। तो माइक म्यूट कर ले। यस ओके, लेट अस स्टार्ट द क्लास। तो हमारी क्या होती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसका माइक ऑफ नहीं पा रहा, यस अब माइक ऑन नहीं हो सकता है।
ठीक है, ओके, मैंने परमानेंटली कर दिया सबका। यस, तो फॉरवर्ड बेंडिंग और बैकवर्ड बेंडिंग पोस्चर्स में देखते हैं कि फ्लेक्शन एक्सटेंशन होता है और इस तरह से हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स पे बेस्ड होता है। ठीक है, ट्विस्टिंग आसन में क्या होता है कि हमारी बॉडी ट्विस्ट होती है लेफ्ट साइड राइट साइड, और हमारे ग्रेविटी से इसका क्या कह सकते हैं, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड ट्विस्ट होता है। तो जिधर हमारा मास पे डिपेंडेंट होता है, हमारा मास जिधर शिफ्ट करेगा हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी उधर ही शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखिए कौन कौन सा मसल्स को अफेक्ट करता है। जैसे ट्विस्टिंग त्रिकोणासन ले रहे हैं, है ना, ट्विस्टिंग त्रिकोणासन में ग्लूटियस मैडिमस है, ग्लूटियस मैक्सिमम हिप मसल्स को अफेक्ट करता है। लैटिमस टॉर्सी जो हमारे बैक ऑफ मसल्स में स्पाइन में होता है साइड वाइज, तो ये हमारे एक तरह के स्विमिंग मसल्स भी कहते हैं लैटिमस टॉर्सी। ठीक है, ये हैमस्ट्रिंग है, हैमस्ट्रिंग्स हैं, और फिर क्वाड्रिसेप्स है, दोनों का अफेक्ट करता है, एक का लेफ्ट का दूसरे का राइट का। तो इस तरह से हमारा स्ट्रेच होता है ट्विस्टिंग आसन। फॉरवर्ड और बैक बेंडिंग भी सिमेट्रिकल तरीके से देखा जाए तो फॉरवर्ड एंड बैक बेंडिंग एक तरह का सिमेट्रिकल है कि फॉरवर्ड किया फिर बैकवर्ड बेंडिंग किया। लेकिन ट्विस्टिंग आसन में ऐसा किया कि अगर आपने लेफ्ट किया तो राइट भी करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड और राइट साइड अपोजिट डायरेक्शन में प्रैक्टिस करना जरूरी है। ठीक है, ताकि एक्सियल टेंशन हो। इसमें एक फिजिक्स के बायोमैकेनिक्स में हमने जैसे डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, एक तरह से ये ट्विस्टिंग आसन है, टॉर्क देता है, मैकेनिकल ट्विस्टिंग होती है। जिस तरह से हम मैकेनिक्स में टॉर्क के द्वारा ट्विस्टिंग होती है, फोर्स लगती है, उस तरह ये भी फोर्सेस क्या करता है, बॉडी में ट्विस्टिंग लाता है। साइनोवियल रोटेशन, जो हमारे साइनोवियल ज्वाइंट्स हैं, बॉडी के अलग अलग साइनोवियल ज्वाइंट्स हैं, तो उसमें भी क्या होती है कि इस ट्विस्टिंग आसन से उनकी रोटेशन होती है, मूवमेंट्स होती है, और जो कार्टिलेजियस सरफेस या फिर बोन्स होते हैं उसको भी रेसिस्टेंस से उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाया जाता है। साइनोवियल रोटेशन लंबर रीजन की, उसमें भी स्पाइनल फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग और लिटिल ट्विस्टिंग परमिटेड है। ठीक है, लंबर रीजन में ट्विस्टिंग भी परमिटेड है एंगल से। इन चेस्ट रीजन की बात की जाए तो चेस्ट रीजन में भी फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग के साथ साथ पोटेंशियल ट्विस्टिंग आराम से हो जाता है, जैसे हम इसमें देखते हैं त्रिकोण ट्विस्टिंग त्रिकोण आसन में और मत्स्येंद्र आसन में देखते हैं। सर्वाइकल रीजन की तो बहुत ज्यादा लिमिट कैपेसिटी है। इसमें क्या होता है कि हेड और चेस्ट में तो अच्छे से फ्लेक्शन एक्सटेंशन है, और जो क्योंकि जो हेड रीजन में एक साथ दो दो ज्वाइंट तीन तीन ज्वाइंट प्रेजेंट है, इसमें आराम से सर्कमडक्शन तक भी हो जाता है। ठीक है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन अबडक्शन और फिर सर्कमडक्शन भी इंक्लूडेड है। और तो इस तरह से देखते हैं कि किनको ये प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, ट्विस्टिंग आसन किनको नहीं करना है। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रेग्नेंट लेडी को, खासकर फर्स्ट ट्राइमेस्टर खत्म हो गया उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं करवाना चाहिए। मतलब 3 मंथ्स के बाद या फिर शुरुआत के 1 मंथ तक तो थोड़ा बहुत हल्का हल्का कर सकते हैं, मॉडरेट या फिर लिटिल, ठीक है, लाइट योगा प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। और फिर जिनका लीवर फैटी लीवर है उसमें से भी ध्यान रखना है कि उनका क्या दिक्कत है, उसको भी ध्यान में रखना है, क्योंकि जितने भी हम ट्विस्टिंग आसन देखते हैं ये हमारे लीवर किडनी के लिए, जैसे डायबिटीज है पेशेंट है उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है ट्विस्टिंग आसन। तो लीवर इन्फ्लेमेशन, कौन सा लीवर डिसऑर्डर, उसको भी लीवर और स्प्लीन का देखना है। अगर लीवर और स्प्लीन का ऑपरेशन हुआ है लीवर सिरोसिस की वजह से या फिर इस तरह से कोई डिसऑर्डर की वजह से, तो उसको ध्यान में रखते हुए कि ऑपरेशन है तो उनको भी नहीं करवाएंगे। कोई एब्डोमिनल सर्जरी भी है, ठीक है, तो उसको भी हम अवॉइड कराएंगे, ट्विस्टिंग आसन नहीं कराएंगे, फिर बैठेंगे और बैठ के प्राणायाम ही का अभ्यास कीजिए। ठीक है, अब यहाँ से किन्हीं का प्रश्न है ट्विस्टिंग आसन से? अब हम बढ़ते हैं बैलेंसिंग की तरफ, कि बैलेंसिंग आसन किस तरह हमारे बॉडी को और हमारे फिजियोलॉजी को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये देखिए बैलेंसिंग आसन को कंसिडर करते हैं। बैलेंसिंग आसन क्या करता है कि हमारे ग्लूटियस मैक्सिमस मसल्स हैं, स्पाइनल एक्सटेंसर है, हैमस्ट्रिंग है, गैस्ट्रोनिमस है। इस आसन में, इस आसन का क्या नाम कह सकते हैं, एक पाद आसन, या फिर इसको फ्लाइट पोज, कहीं पे इसके फ्लाइट पोज कहते हैं, कहीं पे इसको वीरभद्रासन 3 भी कहते हैं। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जो आप सामने आसन देख रहे हैं, कौन कौन से आसन आएंगे इसमें बैलेंसिंग आसन में?
जैसे क्या होगा, जैसे वृक्षासन, नटराज आसन, हैंड स्टैंडिंग, ये सारे किसमें आएंगे, बैलेंसिंग आसन में आएंगे, जिसमें हमारा कंसंट्रेशन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, दिस आसन डेवलप द सेरिबेलम। सेरिबेलम हमारा क्या खास बात है कि कंट्रोल करता है। सेरिबेलम हमारा कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का सबसे अच्छा स्थान है। सेरिबेलम का काम है बैलेंसिंग का, पूरे बॉडी का बैलेंसिंग का काम जो होता है ब्रेन का, सेरिबेलम है। और दूसरा क्या है, हमारा ईयर। हमारे ईयर भी उसमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है, उसका क्या काम होता है कि पूरे बॉडी को बैलेंस करना, बॉडी को बैलेंस करना। ठीक है, ब्रेन सेंटर दैट कंट्रोल्स हाउ बॉडी वर्क्स इन द मोशन। मोशन के टाइम पे कैसा हमारा बॉडी काम करता है। इसमें अलग अलग एरियाज हैं, सुपीरियर इंफीरियर एरिया में सेरिबेलम में स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसमें कोरोइड प्लेक्सस होते हैं। वेंट्रिकल की बात की जाए तो हमारे ब्रेन में टोटल 4 वेंट्रिकल होते हैं। ठीक है, उस वेंट्रिकल क्या होता है, इसमें ब्लड की सप्लाई होती है अच्छी तरीके से ब्लड ब्रेन बैरियर के थ्रू। ठीक है, ये डायग्राम से शो किया गया है। तो ऐसे आसन क्या करते हैं, फिजिकल बैलेंस के साथ साइकोसोमेटिक इफेक्ट देता है। बैलेंसिंग आसन क्या करता है, हमारे बॉडी को साइकोसोमेटिक इफेक्ट देता है कि हमारे बॉडी के मसल्स को भी स्ट्रेंथ देता है और हमारे मन को भी स्ट्रॉन्ग करता है। दिस आसन इंड्यूस फिजिकल बैलेंस, बैलेंसिंग द नर्वस सिस्टम एंड रिमूविंग स्ट्रेस एंड एंजाइटी। हमारे स्ट्रेस और एंजाइटी को रिड्यूस करता है। फॉर रिलीफ ऑफ एक्सेसिव टेंशन, दिस प्रैक्टिस शुड बी हेल्ड फॉर एज लॉन्ग पॉसिबल। जितना ज्यादा तक होल्ड करेंगे हमारा कंसंट्रेशन और हमारा ब्रेन कैपेसिटी उतना ही इंप्रूव होगा। दिस आसन हेल्प टू नर्वस कोऑर्डिनेशन। क्या करता है, हमारे नर्वस कोऑर्डिनेशन को बेहतर और अच्छा बनाता है। ठीक है, इट टोन्स द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम दोनों को टोन करता है, बैलेंस दोनों के बीच में होमियोस्टैसिस को मेंटेन करता है। तो बैलेंसिंग पोस्चर जितना भी अभी देखेंगे सारे हमारे ज्यादातर इफेक्ट हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है और स्पाइनल नर्वस को, मतलब ब्रेन जो हमारा नर्वस सिस्टम उसको अफेक्ट करता है। इम्प्रूव नर्वस बैलेंस एंड डेवलप ए सेंस ऑफ इनर इक्विलिब्रियम। हमारे बॉडी में इक्विलिब्रियम और हार्मोनी और होमियोस्टैसिस को मेंटेन करता है। देखिए, हमारा अगर नर्वस सिस्टम बहुत अच्छा है, जितना अच्छा हमारा नर्वस सिस्टम होगा पूरा बॉडी का सिस्टम अच्छा होगा, क्योंकि नर्वस सिस्टम ही सारी चीजों को कंट्रोल करता है कि किस एलिमेंट को घटाना है, किस चीज को नेचुरल तरीके से बॉडी में मौजूद हर चीज किस एलिमेंट को बढ़ाना है घटाना है, वो सारे डिसाइड हमारे नर्वस सिस्टम से होता है। ठीक है, इसके लिए बहुत अच्छा बायोफीडबैक मैकेनिज्म है, बायोफीडबैक मैकेनिज्म है, वो कंट्रोल करता है चीजें। इस तरह से आप देख सकते हैं, भाई आप कहेंगे कैसे, तो ये इस तरह से देख सकते हैं। हमारे बॉडी में क्या होता है, क्रेनियल नर्व्स हैं, फिर स्पाइनल नर्व्स हैं। तो ये क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स हमारे बॉडी की जितनी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उससे कनेक्टेड होते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि कब हमें इंक्रीज करना है। और हर ऑर्गन्स में दोनों सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम दोनों सिस्टम मौजूद होते हैं। अब जैसे आवश्यकता पड़ती है, जब हमारे बहुत ज्यादा हीट एनर्जी बढ़ गई है बॉडी में, तो उसको रिड्यूस करने के लिए वहां पे हमारा ब्रेन क्या करेगा, हाँ चलो इंक्रीज करो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसमें हीट, जब बॉडी में ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगी तो हमारे बॉडी में क्या होता है, बैरो रिसेप्टर होते हैं, बैरो रिसेप्टर होते हैं, कैमो रिसेप्टर है। इनको पता चल जाता है कि हाँ बॉडी के जो बायोलॉजिकल मार्कर है उसमें गड़बड़ा रहा है, तो उसको सही करने की, करेक्ट करने की कोशिश करता है। और जब हमारी हेल्थ की कैपेसिटी अच्छी होगी, हमारी इम्यूनिटी अच्छी होगी, तो वो चेंजेस को नॉर्मल स्थिति में ले आएगा। लेकिन अपनी कोशिश करने के बाद वो फेल हो जाएगा तो डिजीज की क्रिएशन आ जाएगी। ठीक है, ये प्रोसेस होती है। दे डेवलप ओवरऑल स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी। हमारे पूरी बॉडी की स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करता है। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर रेस्पिरेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी दोनों को स्ट्रॉन्ग करेगा। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर और रेस्पिरेटरी को। और इस तरह से देखा जाता है बैलेंसिंग पोस्चर, दे फ्लड द नर्वस सिस्टम विद इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी। पूरे बॉडी का इंफॉर्मेशन नर्वस सिस्टम तक पहुंचता है और ये बॉडी को टॉप टू बॉटम, इनसाइड आउटसाइड, हर मैकेनिज्म को हमारे ब्रेन के पास कॉन्सेप्ट जाता है और उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाता है हमारा ब्रेन। दे इंटीग्रेट द लिम्स ऑफ द टॉर्सो एंड ब्रिंग द अवेयरनेस to the respiratory diaphragm as well as the deep muscles of the abdomen, pelvis and back। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हर इंटरनल ऑर्गन, हर ऑर्गन्स को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। जैसे वेगस नर्व है, वेगस नर्व क्या करते हैं, हम वेगल टोन को
भी हम आपको समझाएंगे रिसर्च पेपर से कि किस तरह से वेगस नर्व बहुत 10th क्रेनियल नर्व से और पूरे हमारे हार्ट को, हमारे लंग्स के, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को इस तरह से फैला हुआ है और तीनों का कोऑर्डिनेशन बनाता है। ठीक है, इस तरह से देखेंगे जाएंगे। तो इस तरह के पहला है। अब आप बताइए कि बैलेंसिंग पोस्चर किनको नहीं करवाना चाहिए, किनको नहीं कराएंगे बैलेंसिंग पोस्चर, किनको नहीं करवाना चाहिए बैलेंसिंग पोस्चर? प्रिया शर्मा बताइए, बैलेंसिंग पोस्चर किनको नहीं करवाएंगे? आंसू आप बताइए। सौम्यदीप आप बताइए, कोई आप में से कोई भी एक ट्राई कीजिए। शिवम आप बताइए। गगन आप बताइए। ओ आप सभी म्यूट हैं। ओके 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 ओके, 1 मिनट। यस, रखिए। सर फिजिकली डिसेबल व्यक्ति को नहीं करा सकते। हाँ, और क्या क्या कंट्राडिक्शन है इसकी? और हाइपो एक्टिव जो होगा उसको भी नहीं कराना चाहिए। जिसको चक्कर आता है उसको भी नहीं करा सकते, चक्कर वगैरह की सब। माइग्रेन पेशेंट सर। सर और बॉडी फैटिक। रिसेंट में किसी की सर्जरी हुई हो सर, वो भी नहीं। बहुत बढ़िया खेल, बहुत बढ़िया। जिनको नी प्रॉब्लम उनको भी नहीं करा सकते। तो ये आसन टू आसन थोड़ा वेरी करता है कि किस आसन को किस हिसाब से हम लोग करवा रहे हैं। ठीक है, और किन्हीं का कोई लास्ट बात रखना या सवाल पूछना तो पूछिए, फिर हम ध्यान देंगे। एक चीज और है, हम सभी को कॉन्सेप्ट को समझना है, रेसिप्रोकल इनहिबिशन और इनर्वेशन। रेसिप्रोकल इनहिबिशन में क्या होता है, मतलब एक मसल जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, जैसे हम फॉरवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं, क्या हम अगर हम फॉरवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं, जब हम फॉरवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं तो क्या होगा कि बैक मसल्स हमारा पॉजिटिव तरीके से एक्टिव है, ठीक है, और जो फ्रंट के मसल्स हैं वो डीएक्टिवेट होंगे। जैसे हम बाइसेप और ट्राइसेप, अगर हम बाइसेप की हमारे को हम डंबल उठा रहे हैं, अगर बाइसेप एक्टिविटली उसमें इन्वॉल्व है तो ट्राइसेप्स लूज होगा। गॉनिस्ट एक गॉनिस्ट मसल्स होता है, इसी को क्या कहते हैं, इस मैकेनिज्म को रेसिप्रोकल इनहिबिशन। क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल इनहिबिशन। एक मसल एक्टिवेटेड है तो दूसरा लूजन होगा। ठीक है, तो इस तरह से हर आसन में, खासकर आसनों में तो विशेष होता देखा जाता है। ठीक है, जैसे हम कौन सा प्रैक्टिस, कोई भी प्रैक्टिस ले सकते हैं। फॉरवर्ड चक्रासन ले रहे हैं, चक्रासन में देखा जाए तो एक्टिव तरीके से हमारे जो चेस्ट के मसल्स है, अब्डोमिनल मसल्स हैं, थाइज, जो क्वाड्रिसेप्स है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट है। जैसे क्वाड्रिसेप्स बहुत अच्छे से एक्टिवली पार्टिसिपेट है चक्रासन में, लेकिन हैमस्ट्रिंग थोड़ा सा लूजन होगा। ठीक है, लूजन कंडीशन होगा। ऐसे केस में क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल इनहिबिशन। एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, सिनर्जिस्ट, इस तरह के मसल्स होते हैं। तीसरा इनर्वेशन, मतलब मसल्स के किस किस पार्ट्स में नर्व का सप्लाई है, उसका जो इनर्वेशन मतलब नर्व जो ओरिजिन का है और इंसर्शन क्या है, जो हमने पिछले क्लास में बायोमेट्रिक्स में पढ़ा था और आपने प्रैक्टिकल में अच्छे से फाइल में बनाया था और लिखा था कि कैसे इनर्वेशन, किसकी कहाँ ओरिजिन होती है और उसका क्या इनर्वेशन होता है। ठीक है, और किन्हीं के मन में संदेह, किसी प्रकार का प्रश्न आ रहा हो तो पूछिए। दिवांगी, दिव्यांश, गगन, गरिमा, हर्ष, जैस्मीन, मिताली, सोमदीप, साक्षी, शिप्रा, श्वेता,
सोनू, किन्हीं के मन में कोई संदेह आ रहा हो, प्रश्न पूछ सकते हैं। सर जहाँ पे इनर्वेशन होता है वही न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है क्या? ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कंडीशन नहीं है। इसमें एक चीज ये है कि जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है ना, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ऐसा जगह है जहाँ पे नर्व, ठीक है, आपका नर्व और आपका मसल दोनों एक साथ कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। और लेकिन जो इनर्वेशन प्रोसेस है तो उसमें एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि अपोजिट जगह जगह टू वेरी कर सकता है इसमें, ठीक है। मोस्ट केसेस में इसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ही होता है मोस्ट केसेस में, लेकिन थोड़ा स्लाइटली एक्सेप्शन केसेस भी आ सकते हैं इसमें, तो उसको भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब शांति पाठ करते हैं, किन्हीं के मन में प्रश्न नहीं आ रहा। अगली क्लास आपकी शायद रिसर्च की है ना, और जिन्हीं का कोई भी क्लास छूट गया हो तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस रिकॉर्डिंग को यूट्यूब में डाल दूं ताकि आप वहां से एग्जाम के टाइम भी उसको भी आप सुन सकते हैं। चैट में एक मैसेज है, सर ये पीपीटी शेयर कर दीजिए ग्रुप में। जी पहले भी शेयर किया हुआ है, ये पुराना चीज ही था, जो फिर से शेयर कर देंगे, ठीक है। चलिए अब करते हैं शांति पाठ। ओम शांत, एक मिनट अटेंडेंस 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 कौन लेगा? पमीला, पमीला जी आप ना स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे भेज दीजिए। ओके सर, ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। हाँ कभी कभी ऐसा भी होता है कुछ लोग, हाँ कुछ लोगों की मोबाइल में ऐसी फैसिलिटी होती है कि एक साथ पूरे सबको ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, सबका अटेंडेंस एक ही में आ जाए। अगर ऐसा भी किसी का फैसिलिटी है तो वो भी एक बार चेक कर ले, ठीक है, कि वन शॉट में ही सबका नाम आ जाए मिनिमाइज करके, ऐसा कुछ हो तो, ठीक है। चलिए शांति पाठ करते हैं। ओम शांति 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 शांति। आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। सेम टू यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद गगन जी, आप सभी को नमस्कार। ओ भैया जी प्रणाम।